जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद SKB में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ के बारे में, मुग़ल काल के शाहजहाँ के बारे में आगे से पढ़ेंगे। इसके पीछे हम पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने जहांगीर, अकबर। देखते हैं दोस्तों, शाहजहाँ 1627 से 1657 ईस्वी, 57 ईस्वी ही शासनकाल था। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। कौन बैठा? शाहजहाँ सिंहासन पर बैठा जहांगीर के बाद। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मलिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, शाहजहाँ के जगत गोसाई इनकी माता का नाम था। शाहजहाँ की माता का उदय सिंह की पुत्री। चार फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद एवं महाबत खां को खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहाँ ने इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहाँ 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसकी नूरजहाँ की अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर बनवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया किसने? शाहजहाँ ने दोस्तों, आगरा में। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहोरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहोरी ने ताजमहल का निर्माण किया था दोस्तों। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार वे बादल खां था। तो मयूर सिंहासन का कलाकार कौन था? वे बादल खां। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। किसके शासनकाल को? शाहजहाँ के शासनकाल को। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है दोस्तों। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई इमारतें थीं। दिल्ली का लाल किला बनवाया, दीवान-ए-आम बनवाया था, दीवान-ए-खास बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी और आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी और ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था? दिल्ली का लाल किला, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास और दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल। शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहाँ बांध की नींव डाली थी। आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट शाहजहाँ बांध की नींव डाली थी दोस्तों शाहजहाँ ने। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाई। तो आगरा में जामा मस्जिद किसने करवाई थी निर्माण? शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। प्रमुख चित्रकार कौन थे शाहजहाँ के दरबार में? मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। संगीतज्ञ कौन था? जो लाल खां
उसे किसकी उपाधि दी गई थी? गुण समंदर की। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य सर-ए-अकबर जो महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। और दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह जो था वो सर्वाधिक विद्वान था दोस्तों। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। किसने? शाहजहाँ ने दोस्तों। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ की गंभीर रूप से बीमारी पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा था वो बंगाल में था और मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। सूजा था वो कहाँ? बंगाल का शासन कर रहा था, मुराद गुजरात में कर रहा था और औरंगजेब दक्कन में कर रहा था शासन। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। किसके बीच? दारा एवं औरंगजेब के बीच 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। जो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था, जिसमें दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी में को हत्या कर दी गई। किसकी? दारा की। शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉटी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। दारा शिकोह किसके रूप में जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के रूप में। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। कब? 1658 ईस्वी को आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 22 जनवरी 1666 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी शाहजहाँ की। औरंगजेब का शासनकाल क्या था दोस्तों? औरंगजेब का शासनकाल का था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात में। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। कब? 18 मई 1637 ईस्वी को दिलरास बानो बेगम के साथ निकाह हुआ था, जो फारस के राजघराने की थी। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1628 ईस्वी को करवाया। किस नाम से? अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से दोस्तों। 31 जुलाई 1658 को करवाया।
देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ के शानदार महल में 15 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। कब दोस्तों? जो देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों औरंगजेब ने। पहला 31 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था और दूसरा 5 जून 1659 ईस्वी को, एक साल बाद। औरंगजेब के गुरु थे कौन? मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम कौन थे दोस्तों? औरंगजेब के गुरु। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब किसे मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था और जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। कब हुई दोस्तों? 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई थी। मई 1666 ईस्वी, कब? मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। किसमें? जयपुर भवन में रखा गया शिवाजी को। और जो 1666 ईस्वी में आगरे के किले में। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। इसलिए जो सिख गुरु थे, सिख के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। कब? 1675 ईस्वी में। इस्लाम जो धर्म स्वीकार नहीं किया था इसलिए। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। कब दोस्तों? जजिया कर पुनः लागू किया था औरंगजेब ने। कब? 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। कब? 1679 ईस्वी में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। कहाँ करवाया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने दोस्तों। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1697 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1686 ईस्वी में बीजापुर को और 1697 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था दोस्तों। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। जो गोलकुंडा का शासक था दोस्तों अबुल हसन से संबंध था। किसका दोस्तों? जो मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मण थे। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह, क्या दोस्तों? औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। किसने दोस्तों जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था? गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। इसकी लड़ाई में 1670 ईस्वी में हुई थी ये तिलपत की लड़ाई, इसमें जाट परास्त हुए थे। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। कब? पहले 1685 में पुनः विद्रोह कर दिया जाटों ने दोस्तों, राजा राम के नेतृत्व में कर दिया था। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा था दोस्तों। किसने? जाटों ने।
अकबर के मकबरे को लूटा था दोस्तों। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। ये दोस्तों भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के जो भतीजा था चूड़ामन ने डाली थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। जो औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 337। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। इसने दोस्तों जो अकबर द्वितीय था इसने जो दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था दोस्तों। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। किसे? कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, इस पर दोस्तों सिक्कों पर क्या? कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। जो तुलादान प्रथा थी, इस प्रथा में तुलादान प्रथा में क्या था? इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी एवं अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। तुलादान प्रथा यह अकबर के ज़माने से प्रारंभ हुई थी। इन चीज़ों पर उसने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन चीज़ों पर जो ये सिक्कों पर जो कलमा खुदवाता था, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। किस पर पाबंदी लगाई दोस्तों? संगीत पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थीं। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। कब? 1665 ईस्वी में। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया दोस्तों, बनारस का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर भी तोड़ा गया था दोस्तों। इनको तोड़वा दिया गया था दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। इसने खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था? जो पहले खुलदाबाद पड़ता था अब रोजा है, उसमें दफनाया गया दोस्तों। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20 थी सूबों की संख्या। औरंगजेब के दारुल हर्ब यानी कि काफरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। जो औरंगजेब था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना लक्ष्य मानता था औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सर्वाधिक कौन थे? हिंदू सेनापति थे दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल शासन व्यवस्था दोस्तों, मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। मुगल शासन व्यवस्था में बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। किसके शासनकाल में?
जो बाबर के शासनकाल में वजीर पद में बहुत महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था दोस्तों? वकील, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सत्र उस सत्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। कर्तव्यों को किसमें विभाजित कर दिया था दोस्तों? दीवान, मीर बख्शी, सत्र उस सत्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। दीवान के पद पर सर्वाधिक किसने किया था? जो असद खान था, इसने 31 वर्षों तक किया था औरंगजेब के समय में। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जो मीर बख्शी द्वारा जो सरखत नाम का पत्र था, पत्र पर ही जो सरखत नाम का पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद सेना को वेतन मिल पाता था दोस्तों। जब कभी सत्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। क्या? जब कभी जो सत्र था जो न्याय विभाग का कार्य करता था तब उसे क्या कहते थे? काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद ए मास का निरीक्षण सत्र करता था। जो लगानहीन भूमि के मदद ए मास को क्या कहते थे? लगानहीन भूमि थी जो, उसको निरीक्षण कौन करता था? सत्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। जो घरेलू विभागों का प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? मीर समान कहते थे दोस्तों। क्या? मीर समान कहते थे। उसमें मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य दिए गए हैं, इसके बारे में देखेंगे। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। सूबेदार क्या करता है दोस्तों? प्रांतों में शांति स्थापित करना, यानी प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। कौन? सूबेदार। दीवान दोस्तों प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह था ये दीवान। बख्शी कौन होता दोस्तों? प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था बख्शी। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था फौजदार। आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था आमिल या अमल गुजार। कोतवाल, जो नगर का जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? कोतवाल कहते थे दोस्तों। सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था सिकदार। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना, ये किसका काम होता था? आमिल का दोस्तों। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन दोस्तों? सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। कौन कहलाता था? दरोगा ए डाक चौकी। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। कौन दोस्तों? शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब करता था। कौन? मुहतसिब करता था। प्रशासन को दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, महल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर का ग्राम में बटे थे। प्रशासन को दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा किसमें दोस्तों? मुगल साम्राज्य का बंटवारा किसमें बचा? सूबों में, और जो सूबों का सरकार में दोस्तों, और सरकार का परगना या महल में, और महल का दस्तूर में, और दस्तूर ग्राम में बटे थे। सबसे बड़ा सूबा होता था, उसके बाद सरकार होती थी सरकार, और उसके बाद परगना,
फिर उसके बाद जिला या दस्तूर, और फिर उसके बाद ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी दोस्तों? ग्राम, जिसे मावदा या दीह कहते थे। क्या? मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहते थे? नागला। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई। किस नाम की दोस्तों? चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी दोस्तों। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी दोस्तों। चकला नाम की। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। किसमें विभाजित थी दोस्तों? 3 वर्गों में विभाजित थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। किसमें? खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों बादशाह के नियंत्रण में होती तो उसे कौन भूमि कहते थे? खालसा भूमि कहते थे। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी, उसे क्या कहते थे? जागीर भूमि कहते थे। सयूरगल या मदद ए मास। कौन दोस्तों? सयूरगल या मदद ए मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी। लगानहीन भूमि होती थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। क्या कहते थे? मिल्क। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। कौन पद्धति दोस्तों? राई जो पद्धति थी जो शेर शाह द्वारा चालू की गई थी, इसका उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। 1573 ईस्वी में किसकी? करोड़ी नामक जो अधिकारी था, इसकी नियुक्ति की गई थी। कब? 1573 ईस्वी में दोस्तों। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1 करोड़ दाम वसूल करना होता है इसे अपने क्षेत्र से दोस्तों। करोड़ी नामक अधिकारी को कब नियुक्त हुई थी इसकी? 1573 ईस्वी को। 1580 ईस्वी में अकबर ने तहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस नाम की दोस्तों? तहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली चालू की थी अकबर 1580 ईस्वी। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। किस व्यवस्था को? तहसाला जो पद्धति नाम की नई व्यवस्था थी, उसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। नंबर 1 पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। किसमें? पोलज में। नंबर 2 परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। नंबर 3 चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। नंबर 4 बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी पोलज पर। परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी परती पर। और चाचर पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। तो दोस्तों ये पोलज था, इसमें नियमित रूप से, और परती पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल में, और चाचर पर 3 या 4 वर्ष के अंतराल में। बंजर ये खेती योग्य भूमि नहीं थी। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। अब दोस्तों 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने जो खालसा भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की खालसा भूमि पर। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तखसीस एवं दूसरी को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्ख प्रणाली को अपनाया
और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया दोस्तों। कितना कर दिया? आधा कर दिया उपज का। नस्क प्रणाली में औरंगजेब ने उपज का आधा कर दिया भू राजस्व। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे? 3 वर्ग। खुद कास्ट, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे, खुद कास्ट होते थे। पाही कास्ट, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, पाही कास्ट दूसरे गांव जाकर। मुजारियन, खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, जो खुद किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, मुजारियन कहते थे इनको। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। जो मुगल काल में सर्वाधिक जो ढलाई पैसों के समय औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। किसने? जो ये आना सिक्का था इसका प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। किसने? तो जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर आकृति करवाई, साथ ही उस पर अपना और नूरजहां का नाम अंकित करवाया था दोस्तों जहांगीर ने। सबसे बड़ा सिक्का संसव सोना का था। किसका? जो ये संसव था सबसे बड़ा सिक्का ये सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। क्या था दोस्तों? इलाही था। ये जो स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था इलाही। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को आधार चांदी का रुपया था। जो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया था दोस्तों। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। किसका? जो दैनिक लेन देन होता था वो तांबे के दाम से होता था दोस्तों। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। 40 तांबे के दाम होते थे। जो 1 रुपये में कितने होते थे? 40 दाम होते थे तांबे के। मुगल सेना कितने? मुगल सेना था ये 4 भागों में विभक्त थी। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। नंबर 1 पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था दोस्तों। जो मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः किस पर आधारित थी? मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। और किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था दोस्तों। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार 500 से 2,500 यानी कि 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जैसे 10 से लेकर जो 500 तक मनसब प्राप्त करते थे उससे क्या कहते हैं? मनसबदार। और 500 से जो 25 तक मनसब प्राप्त करते थे उसे उमरा कहते थे। और 2500 से ऊपर जो मनसब प्राप्त करते थे उसे अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। किससे? जात से। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। जो जात से वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था और सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्यवस्था की थी। किसने? जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्यवस्था किसने की थी? सवार पद में जहांगीर ने की थी। सर्वप्रथम यह पद महाबतखा को दिया गया था। इसका अस्पा एवं सिंह अस्पा का सर्वप्रथम महाबतखा को यह पद दिया गया था।
ये दोस्तों मुगल कालीन लगान वसूल करने की कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। जो गल्ला बख्शी, कौन? गल्ला बख्शी। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। इसके द्वारा? सरकार द्वारा ले लिया जाता फसल का कुछ भाग। नसक दोस्तों, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। कहाँ थी दोस्तों? बंगाल में। जो नसक व्यवस्था थी कहाँ थी? नसक व्यवस्था थी ये कहाँ थी? बंगाल में थी दोस्तों। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था और जो नगद लिया जाता था दोस्तों। अब देखते हैं मराठों का उत्कर्ष दोस्तों। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे दोस्तों। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग, जो जुन्नार के समीप में पड़ता है, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कब? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, शिवाजी का। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था दोस्तों। शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। क्या? जो शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी थी उनका नाम क्या था दोस्तों? तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। कौन थे दोस्तों? कोंडदेव थे, वो शिवाजी के गुरु थे दोस्तों। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। किसका दोस्तों? ये गुरु रामदास थे, इनका आध्यात्मिक क्षेत्र पर, इनके आचरण पर बहुत प्रभाव था दोस्तों शिवाजी के। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1600 सालबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था शिवाजी का विवाह। 1627 में जन्म हुआ दोस्तों, 1640 में विवाह। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। किसने दोस्तों? शाहजी ने दोस्तों शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की और स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत हुए इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1271 से 1296 ईस्वी में दोस्तों। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। किसने दोस्तों? ज्ञानेश्वर ने दोस्तों। इनको भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है और मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक कहा जाता है, और इन्होंने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखा था। किसने दोस्तों? ज्ञानेश्वर ने दोस्तों। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। कौन दोस्तों? नामदेव। इनके आराध्य देव पांढरपुर के विठोबा या विट्ठल, यानी कि विष्णु के रूप। विट्ठल कौन होते थे? विष्णु के रूप थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। किसकी? बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? नामदेव ने। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी। 1533 से 1599 ईस्वी दोस्तों।
इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा। भावार्थ रामायण नामक टीका किसने लिखा दोस्तों? एकनाथ ने। तुकाराम 1598 से 1685 ईस्वी। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता था। क्या कहा जाता? अभंग दोस्तों। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। किसके? जो अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। कौन? तुकाराम दोस्तों। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि हुए। कौन? रामदास। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। क्या दोस्तों? 10 बोध। दोस्तों शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत की नौकरी कर ली थी। शाहजी ने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। कहाँ दोस्तों? तोरण नामक पहाड़ी थी, उस पर अधिकार कर लिया था 1644 ईस्वी में। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। किसको दोस्तों? 1656 ईस्वी में राजधानी किसे बनाया था? रायगढ़ को। बीजापुर सुल्तान ने किसने दोस्तों? बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। किसको? अफजल खां को भेजा था दोस्तों। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी दोस्तों। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1679 ईस्वी में लूटा। शिवाजी ने सूरत को कब लूटा दोस्तों? शिवाजी ने सूरत को 1664 एवं 1679 ईस्वी में लूटा था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के संपन्न हुई थी दोस्तों। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। पन्हाला दुर्ग था ये, बीजापुर से छीन लिया था 1672 ईस्वी में शिवाजी ने। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। दोस्तों गंगा भट्ट 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया था गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण से। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। कब? 1666 ईस्वी में कैद कर लिया था जयपुर भवन में, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मई 1666 में कैद किया और 16 अगस्त 1666 ईस्वी को भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। कब? 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था।
अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं संपन्न होता था। किसका पद दोस्तों? पेशवा का पद। अष्टप्रधान में निम्न पद थे। नंबर 1 पेशवा। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। कौन? पेशवा। सरी-ए-नौबत। सरी-ए-नौबत कौन होता था? सेनापति। जो सैन्य प्रधान था वो सरी-ए-नौबत कहलाता था। अमात्य। अमात्य कौन होता था दोस्तों? राजस्व मंत्री। आय व्यय का लेखा जोखा करता था। कौन? अमात्य। वाक्यान्वीस। सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। कौन? वाक्यान्वीस। चिटनेस। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना किसका काम था? चिटनेस का। सुमंत। विदेश जो मंत्री था वो कौन होता था? सुमंत। पंडित राव। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। कौन दोस्तों? पंडित राव। न्यायाधीश। न्याय विभाग का जो प्रधान होता था कौन होता था? न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था दोस्तों। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। भाषा के रूप में किसका प्रयोग किया दोस्तों? मराठी को। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। एक बार दोस्तों इनको और देख लेते हैं। अष्टप्रधान कौन कौन थे? ये दोस्तों पेशवा थे, सरी-ए-नौबत थे, अमात्य, वाक्यान्वीस, चिटनेस, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश। दोस्तों भाषा कौन थी? मराठी भाषा थी दोस्तों। और शिवाजी ने 3 महत्वपूर्ण सेना को 3 महत्वपूर्ण भागों में व्यक्त किया था दोस्तों। पागा सेना, सिलहदार और पैदल सेना। दोस्तों पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक थे, वो पागा सेना थी। और सिलहदार अस्थायी घुड़सवार थे जो दोस्तों वो सिलहदार थे। और पैदल सेना में जो पैदल थे वो पैदल सेना थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। जो कर व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? मलिक अंबर की जो कर व्यवस्था थी उस पर आधारित थी शिवाजी की कर व्यवस्था। दोस्तों शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया था। काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किसने किया था? शिवाजी ने। दोस्तों शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग इसका दोस्तों कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। ये दोस्तों शिवाजी ने किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी किए थे। कौन कौन थे दोस्तों? ये हवलदार। किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। कौन दोस्तों? हवलदार। सैन्योबत। सैन्योबत कौन था? किले की सेना का जो नेतृत्व करता था वो सैन्योबत करता था। सबनिस। किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडारण की देखरेख करता था। कौन दोस्तों? सबनिस। आगे देखते हैं। चौथ एवं सरदेशी। कौन कौन दोस्तों? चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। चौथ किसके समय में लगाया गया दोस्तों? शिवाजी के समय में। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है चौथ। सरदेश मुखी। इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। दोस्तों कौन? शिवाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी, इनके बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। कौन? जो संभाजी थे शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। सलाहकार किसने नियुक्त किया दोस्तों? संभाजी ने कवि कलश को।
मार्च 1689 ईस्वी को, कब, मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मुखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। किसने दोस्तों? मुखर्रब खां ने। कहाँ छिपे थे? संगमेश्वर में छिपे थे। संभाजी एवं कवि कलश की हत्या कर दी थी दोस्तों। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। किसको दोस्तों? संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था दोस्तों, 1689 ईस्वी में। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। किसे बनाया था दोस्तों? सतारा को बनाया था राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। इससे संघर्ष करता हुआ मुगलों से। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई दोस्तों अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। कौन? ताराबाई दोस्तों, जो राजा राम की पत्नी थी दोस्तों। 4 वर्षीय पुत्र था शिवाजी द्वितीय। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था। कौन दोस्तों? संभाजी का पुत्र था साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था। भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। भोपाल के निकट जो मुगल शिविर था वहाँ से वापस आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ। 1707 ईस्वी में संभाजी के पुत्र थे ये। संभाजी के बाद राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। ताराबाई शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों कौन, जो साहू था वो वापस आ गया। और साहू और ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में कौन युद्ध हुआ था? खेड़ा का युद्ध हुआ। इसमें साहू विजयी हो गया। कौन दोस्तों? साहू विजयी हो गया। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। किसने? साहू ने 1708 ईस्वी में, 22 जनवरी 1708 ईस्वी में। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। कौन दोस्तों? नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे दोस्तों। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पहले पेशवा के साथ कैसा हो गया दोस्तों? वंशानुगत हो गया पेशवा पद। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। किसने तो? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था 1713 ईस्वी में दोस्तों। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। जो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई? 1720 ईस्वी में। और इसके बाद पेशवा कौन? बाजीराव प्रथम हुए दोस्तों। पेशवा बाजीराव प्रथम कौन दोस्तों? पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य को कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। कहाँ से दोस्तों? कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा,
निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं दोस्तों। ये कहा था साहू ने बाजीराव प्रथम से। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में कब 7 मार्च 1728 ईस्वी में हुआ। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। किसके बीच में? पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में हुआ दोस्तों। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ। इसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई। मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी दोस्तों निजाम के साथ। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोल दिया। कब? 1737 ईस्वी को, 29 मार्च 1737 ईस्वी को। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। जो मोहम्मद शाह वो था, वो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था दोस्तों, मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। इतना वीर था दोस्तों बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। किससे दोस्तों? मस्तानी नामक महिला थी, इससे संबंध होने के कारण चर्चित रहा बाजीराव प्रथम। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। कब? 1740 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी बाजीराव प्रथम की। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। बाजीराव के बाद कौन दोस्तों? बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना था। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। इसके दोस्तों 1750 में संगोला की संधि हुई थी। इसमें पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे दोस्तों। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? नाना साहब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव को दोस्तों। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। ये झलकी की संधि किसके बीच हुई दोस्तों? हैदरा के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। कब दोस्तों? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध। बालाजी बाजीराव के समय, किसके समय? बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई। किसकी दोस्तों? मराठों की हार हुई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में, जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई। बालाजी की मृत्यु कब हुई? 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। कौन? जो माधवराव नारायण प्रथम था दोस्तों, 1761 ईस्वी में पेशवा बना था। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। किसने? माधवराव नारायण प्रथम ने दोस्तों, जो 1761 ईस्वी में पेशवा बना था दोस्तों। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। आलम द्वितीय किसको दोस्तों? आलम द्वितीय को। आलम द्वितीय जो माधवराव ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे थे, उनको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था दोस्तों, आलम द्वितीय को।
मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। किनका? मराठों का दोस्तों। पेशवा नारायण राव 1772 से 1773 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। जो पेशवा था दोस्तों नारायण राव, इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई थी 1772 से जो 1773 ईस्वी में जो कर दी गई थी। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। को महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस थे 12 भाई की सभा में, जो पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय के अल्पायु होने के कारण। अंतिम राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। इसका दोस्तों अंतिम पेशवा जो राघोबा था का पुत्र कौन था? बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। किसकी सहायता से? अंग्रेजों की सहायता से। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। किसका? बाजीराव द्वितीय का। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। कौन? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार की थी दोस्तों। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में 82 ईस्वी तक चला। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब तक चला? 1775 से 1782 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला दोस्तों। इसके बाद 1776 ईस्वी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 1782 और इसके बाद 1776 ईस्वी में कब? पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया। रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया दोस्तों कंपनी ने। पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 ईस्वी को। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। प्रथम कब हुआ था दोस्तों? 1775 से 1782 और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोंसले थे नागपुर के ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। कहाँ? देवगांव की संधि कब हुई थी दोस्तों? 7 सितंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 18 ईस्वी में हुआ था। कौन दोस्तों? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1816 से 1818 ईस्वी दोस्तों। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा पद के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों इस युद्ध के बाद। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? बाजीराव द्वितीय था दोस्तों। ये कोरेगांव एवं अष्टी का जो युद्ध हुआ था इसमें हारने के बाद 1818 ईस्वी में जो मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? बाजीराव द्वितीय ने दोस्तों। अंग्रेजों के पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। कहाँ? बिठूर में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1853 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी दोस्तों पेंशन पर भेजने के बाद दोस्तों। अब दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें अभी दोस्तों इसमें कुछ ये संधियाँ थी, इनको बारे में पढ़ लेते हैं। जो अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ जो अंग्रेज और मराठा के बीच में
इनको देख लेते हैं, संधि और वर्ष। ये सूरत की संधि हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हुई थी कब दोस्तों? 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में। सालवाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। बसीन की संधि हुई थी दोस्तों 1802 में। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। सालवाई की संधि कब हुई दोस्तों? 1782 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में दोस्तों, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। राजापुर घाट की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1804 ईस्वी में। नागपुर की संधि कब हुई? 1816 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। नागपुर की 1816 में एवं ग्वालियर की 1817 में। और दोस्तों ये ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। पूना की संधि कब हुई थी? 1817 ईस्वी में दोस्तों। और मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 ईस्वी में दोस्तों, 1818 ईस्वी। आधुनिक भारत। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। जो आधुनिक भारत में है दोस्तों कौन? उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था दोस्तों? बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। किसे? बहादुर शाह को किस नाम से पुकारा जाता दोस्तों? शाह बेखबर के नाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहांदार शाह ने किसको दोस्तों? अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था दोस्तों। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंदु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में माना जाता था। इसको दोस्तों? हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में माना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। किसको? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। घृणित कायर किसे कहते थे? फर्रुखसियर को दोस्तों। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता? रंगीला बादशाह कहा जाता था दोस्तों, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण। रंगीला। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने दोस्तों, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंदु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी दोस्तों। कब? 1720 ईस्वी में। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने दोस्तों। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। इसने दोस्तों नादिर शाह ने कब आक्रमण किया दिल्ली पर? 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को दोस्तों। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर का हीरा लेकर फारस लौटा। कौन? नादिर शाह दोस्तों। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने
दिल्ली पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। किसके समय में कब्जा किया था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। कब? 1803 ईस्वी में दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी थी। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने कर दी थी? गुलाम कादिर खान ने। कब? 1806 ईस्वी को। बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया था। कब? 1857 ईस्वी को। कब? 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया था दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों। अभी मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। कौन दोस्तों? मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक दिए गए। अवध से जो मुगलों से स्वतंत्र हुआ था अवध, इसका संस्थापक कौन था? शहादत खां। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ शाह। चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ शाह। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था दोस्तों? वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल का मुर्शिद कुली खां था दोस्तों संस्थापक। और कर्नाटक का सादतुल्ला खां जो था, जो मुगल से अलग हुआ था, सादतुल्ला खां संस्थापक था दोस्तों कर्नाटक का। भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह थे दोस्तों। कौन? चूड़ामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि, जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था उसने शहादत खां को किसकी उपाधि दी थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। शहादत खां का असली नाम क्या था दोस्तों? मीर मोहम्मद अमीन था दोस्तों। अभी दोस्तों उत्तरकालीन मुगल सम्राट दिए गए, इनको देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। किसने? बहादुर शाह ने। जहादार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन किया था। जहादार शाह। औरंगजेब के बाद में दोस्तों बहादुर शाह बना 1707 से 1712। जहादार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। फर्रुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी। और फिर उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। और अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी दोस्तों, अकबर द्वितीय। और उसके बाद बहादुर शाह जफर हुआ दोस्तों। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। अब दोस्तों भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ दोस्तों, इनके बारे में देखते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने दोस्तों? वास्को डी गामा ने। कब? 17 मई 1498 ईस्वी को।
1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। कौन दोस्तों? फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। कब? 1505 ईस्वी में दोस्तों। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। किसमें? भारत में जो पुर्तगालियों का वायसराय बना था दोस्तों, कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। ये बीजापुर का भाग था एक गोवा, यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में दोस्तों। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी दोस्तों? कोचीन में। 1596 ईस्वी में भारत में, कब दोस्तों? 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। कौन? प्रथम डच नागरिक था कॉर्नेलिस डहस्तमान। प्रथम डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलिस डहस्तमान, जो 1596 ईस्वी को भारत आया था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन दोस्तों गोवा कब जीता था इसने? 1510 ईस्वी में जीत लिया था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था और वो करके पुर्तगालियों ने दोस्तों। उसी समय मराठों का साम्राज्य भी था दोस्तों। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए युद्ध बेदरा युद्ध में हो गया। जो ये 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, इस अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। इसमें डचों का पतन हो गया बिल्कुल। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कब दोस्तों? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अधिकार पत्र प्रदान किया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था दोस्तों? थॉमस स्मिथ था और 217 साझीदार थे प्रारंभ में। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। प्रथम जो अंग्रेज कैप्टन था मुगल दरबार में गया था, कौन था? हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। किसके दोस्तों? जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में गया था 1609 ईस्वी में गया था जहांगीर के दरबार में। कौन? कैप्टन हॉकिंस। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अब ये 1615 ईस्वी में जो सम्राट था जो दोस्तों इंग्लैंड का, वो जेम्स प्रथम था। उसने टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था दोस्तों। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत थी। कौन दोस्तों? अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री थी कहाँ? सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी जो खोली गई थी अंग्रेजों की, कहाँ खोली गई? सूरत में दोस्तों। सोलह सौ ग्यारह ईस्वी में दक्षिण पूर्व, अब दोस्तों 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। ये 1611
11 ईस्वी में दोस्तों दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम की व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम कहाँ मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। जो दक्षिण पूर्व समुद्र तट था वहाँ पर मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी प्रारंभ की स्थापना की 1611 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी किसका दोस्तों कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ। किसको चार्ल्स को बम्बई प्राप्त हुआ दहेज के रूप में, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था बम्बई को दोस्तों चार्ल्स द्वितीय ने। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। कहाँ की दोस्तों 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की थी दोस्तों, सूतानुती की, कालीघाट की एवं गोविंदपुर की। कितने 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की थी जमींदारी। और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों कोलकाता नगर कहलाया। इसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। इसकी कलकत्ता की नींव किसने रखी थी जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी दोस्तों। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको या कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। जो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत भारत में फ्रांसीसियों की जो थी किसकी दोस्तों फ्रांसीसियों की फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी दोस्तों फ्रांसीसियों की। ये दोस्तों कंपनी और स्थापना वर्ष दिए गए, इनको देख लेते हैं। कौन कंपनी कब आई थी दोस्तों, कंपनी और उसकी स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों हुई थी 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1616 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1731 ईस्वी में। पुर्तगाल 1498, अंग्रेजी 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731 ईस्वी में दोस्तों। आगे देखते हैं 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की दोस्तों। कब 1674 ईस्वी में किसने फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक कब दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। हाँ दोस्तों जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई ला सापल की संधि किसके 1748 ईस्वी में ला सापल की संधि हुई थी। किसकी ला सापल की संधि हुई थी दोस्तों
के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया दोस्तों। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी को हुआ। कब? 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। किसको दोस्तों? गोडेहू को। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हो गया। तो पौंडीचेरी की संधि हुई थी कब? 1755 ईस्वी में हुई थी और इसके साथ ही युद्ध विराम हो गया था दोस्तों। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था। के बीच जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए 7 वर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। किसकी संधि दोस्तों? जो पेरिस की संधि हुई थी उसमें यह युद्ध समाप्त हो गया था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में बॉन्डिवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। आयरकूट के नेतृत्व में दोस्तों 1760 ईस्वी में बॉन्डिवास की लड़ाई हुई थी दोस्तों। इसमें अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बॉन्डिवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था दोस्तों। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। कब दोस्तों? 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया दोस्तों। पौंडीचेरी को 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। किसके दोस्तों? जो ये 1763 ईस्वी में। कब? 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? 1763 ईस्वी में पेरिस संधि हुई थी दोस्तों। फिर 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था दोस्तों। और 1763 ईस्वी में अंग्रेजों 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया और 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के जो कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे दोस्तों। इस कब्जे में दोस्तों फ्रांसीसियों के कब्जे में। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य पढ़ेंगे और उसके आगे। थैंक यू दोस्तों।